शिव को आते देख नंदिता ने उसे आवाज दी। शिव उनके पास चला आया। वॉट हैपन मॉम, तुम्हारे डैड की पसंद न बहुत बेकार है, तुम मेरी मदद करो साड़ियाँ सिलेक्ट करने में। शिव यहाँ आओ बेटा। मंदाकिनी जी के पुकारने पर शिव ने पलटकर उनकी ओर देखा। कृतिका भी उनके साथ बैठी थी। अब आपकी क्या फरमाइश है? आपकी भी साड़ियाँ सिलेक्ट करने में मदद करूँ? शिव ने कहा। मेरी नहीं, अपनी होने वाली पत्नी की मदद करो। यहाँ आओ। पर दादी मैं तो, इसके आगे शिव कुछ कहता नंदिता बोली डोंट वरी शिव, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम कृतिका की हेल्प करो। ओके फाइन, ये बोल शिव कृतिका के पास चला गया। नंदिता पलटकर अमर जी की ओर देखने लगी। अमर जी ने कहा मेरी चॉइस तो बहुत खराब है मैडम, आप खुद ही मैनेज करें। इतना कहकर अमर जी वहां से चले गए। नंदिता खींचते हुए बोली इडियट, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। शिव मंदाकिनी जी से बोला आई लव ब्लैक कलर। उद्धरण डॉट, जानती हूँ लेकिन शादी में कौन ब्लैक पहनता है? इतनी कलरफुल साड़ियाँ हैं, इसमें से पसंद करो ना। मंदाकिनी जी ने उससे बाकी कलर सिलेक्ट करने को कहा। कृतिका काफी चुप सी थी। शिव ने सामने से हरे रंग की साड़ी उठाई और कृतिका से बोली डू यू लाइक दिस? कृतिका ने हमें अपना सिर हिला दिया। शिव जो भी साड़ियाँ उसके लिए सिलेक्ट करता वो चुपचाप हाँ कर देती। लावण्य अपने लिए साड़ियाँ सिलेक्ट कर रही थी। उसने नर्मदा जी की ओर झुककर कहा भाभी डिजाइन्स तो काफी अच्छे हैं, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टॉक नया आया है। ज्योति ने भी उसकी बात सुनी। उसने लावण्या की बातों का जवाब देते हुए कहा बड़े भैया ने अपने दोस्त से बात की थी ताकि लोग कपड़े और ज्वेलरी की अलग अलग डिज़ाइन यहाँ मंगाए। शॉपिंग के हमें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, चीज़ें हम तक पहुँच सकती हैं। आप कहना चाहती हैं ये सब शिव के पिता ने करवाया है? लावण्या के ये पूछने पर ज्योति मुस्कुराकर बोली हमारे घर के बड़ बेटे की शादी है, हम नहीं चाहते कोई भी कसर रहे, इसलिए अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदा जी अपने मन में बोली इन्होंने कितनी उम्मीदें रखी हैं हमसे, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम कहीं कोई कसर न छोड़े। अचानक से एक हाथ आगे आया जिसने कृतिका की आंखों को ढक दिया। कृतिका उस उंगलियों को टोटल कर पहचानने की कोशिश करने लगी। ये सिद्धि का हाथ नहीं है, विशाखा तो आ ही नहीं सकती, फिर माहिरा। कृतिका के ये कहते ही माहिरा ने अपना हाथ हटा लिया। वो पीछे से उसे हग करते हुए बोली मुझे नहीं लगा था आप मुझे पहचानेगी। क्यों नहीं पहचानूंगी, और सिद्धि कहाँ है? कृतिका उसके अगल बगल सिद्धि को ढूंढने लगी। तभी आनंद ने कहा वो घर पर नहीं थी और बताकर भी नहीं गई, इसलिए मैं माहिरा को अपने साथ ले आया। कृतिका ने माहिरा से पूछा कहाँ गई, वो फोन करके पूछा उससे। नहीं हो पाई बात, शायद बैटरी डेड हो गई होगी, उनका फोन भी चार्ज नहीं था। अच्छा यह है, सब छोड़े और बताए क्या क्या पसंद किया आपने अपने लिए? माहिरा के आते ही कृतिका का मन भी थोड़ा बहल गया। शिव भी उठकर वहां से चला गया। खुद को इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नर्मदा जी की नज़र माहिरा पर गई तो उन्होंने सिद्धि के बारे में पूछा। माहिरा ने वही जवाब दिया जो उसने कृतिका से कहा। कृतिका माहिरा से बोली मैंने बहुत साड़ियाँ ले ली, कुछ और देखती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। कृतिका माहिरा को अपने साथ ले गई। लावण्या ने बुरा सा मुंह बना लिया, मानो माहिरा को देख मन खट्टा हो गया हो। कृतिका स्टेचू को देख रही थी। वो उस ड्रेस को छूने ही वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ दीवार की ओट में खींच लिया। इससे पहले कृतिका शोर मचाती अपने सामने शिव को देखकर वो चुप हो गई। वो हैरान नजरों से शिव को देखने लगा। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? काफी देर से तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं थे, बस इसकी वजह पूछना चाहता हूँ। शिव ने उसकी लटों में उंगलियां उलझाई और उसे गौर से देखने लगा। कृतिका की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो नजरें चुराते हुए बोली नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खुखो, शिव ने कहा। कृतिका ने हमें सिर हिला दिया। शिव आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। कृतिका ने तुरंत उसे खुद से दूर धकेला और उससे दूर हो गई। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों तुम्हारे करीब नहीं आ सकता? शिव की बातों में कोई डर नहीं था। कृतिका आसपास नजरें दौड़कर बोली कोई देख लेगा, हमारी पूरी फैमिली मौजूद है।
शिव अपने हाथ बांधकर दीवार से टिककर खड़ा हो गया। ऐतराज किस बात से है? यहाँ फैमिली मौजूद है इस बात से या मेरे करीब आने से? दोनों से कृतिका के मुंह से एकाएक से ये जवाब निकला। वो अपने जवाब को एक्सप्लेन करते हुए बोली, मैं ओपन माइंडेड हूँ लेकिन इतनी भी नहीं। शादी से पहले इस तरह को उम्मीद न रखे मुझसे। आई होप आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। सुनकर अच्छा लगा, ये बोल शिव वहां से चला गया। कृतिका ने एक गहरी सांस भरी। शिव की इन हरकतों से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। आनंद माहिरा के साथ था। माहिरा मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर देवानंद आप बताए ये वाली ड्रेस सचमुच बहुत खूबसूरत होती ना? वाकई में बहुत खूबसूरत है। तुम पर अच्छी भी लगेगी। जाओ जाकर ट्राई करके आओ। मैं सच में जाओ, और नहीं तो क्या, जाओ भी अब। आनंद के ये कहते ही माहिरा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। आनंद ने अपने फोन देखा, सिद्धि को उसने फिर से कॉल किया लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। आनंद परेशान होकर खुद से बोला, अजीब लड़की हैं, न तो कॉल उठा रही हैं और न ही घर पर कुछ कहकर गई। मिस्टर देव आनंद जरा यहाँ देखिए। माहिरा की ये कहते भी आनंद ने पीछे मुड़कर देखा। वो पिंक फ्रॉक शूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आनंद अपने दोनों हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने पहले ही कहा था ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी है। इसे पैक करवा लेते हैं। नहीं, इसे पैक नहीं करवा सकते। मैं इसे अपने साथ ले गई तो दी बहुत डटेंगी। आपको तो पता है न। माहिरा के डर को देख आनंद ने कहा, तुम्हारी हिटलर दी को मैं संभाल लूंगा। ये ड्रेस तुम अपने साथ ले जाओगी? आनंद ने मुस्कुराकर कहा। वही कुछ दूरी पर खड़ा शिव उन दोनों को देख रहा था। माहिरा को देख उसने मन में कहा, ये लड़की कहीं सिद्धि की बहन तो नहीं? शायद वही है। शिव वापस वहां से चला गया। नंदिता और बाकी सब इस वक्त ज्वेलरी शॉप में थे। नंदिता ने बड़ा ही कीमती नेकलेस कृतिका के लिए पसंद किया था। लावण्या ये सब देख मन में बोली, ये तो पानी की तरह पैसा बहाते हैं, कुछ सोचते ही नहीं। अफसोस की बात है इनके परिवार में कोई बेटी नहीं है। अगर होती तो मेरे सर से भी टेंशन हट जाती। आनंद के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ता। माहिरा सामने से आ रहे क्रिश से टकराते टकराते बची लेकिन इन सब में क्रिश की आइसक्रीम जरूर गिर गई। माहिरा ने तुरंत रिग्रेट किया। आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। इट्स ओके, मेरी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि हर कोई मुझे देखने के बाद अपने होश खो देता है। क्रिश की इस बात पर माहिरा ने अजीब सा रिएक्शन दिया। तुम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी? ये बोल माहिरा हंसने लगी। क्रिश ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? माहिरा उसके बाल बिगाड़ते हुए बोली, बेटा ये उम्र संभलने की है, फ्लर्ट करने की नहीं। गुड लुकिंग और चार्मिंग तो हो और साथ ही बहुत क्यूट भी। क्रिश अपनी तारीफ पर मुस्कुरा दिया। उसने माहिरा की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, आई एम क्रिश, आप मुझसे मिल चुकी हैं? हाँ क्यों नहीं, कृतिका दी के होने वाले सबसे छोटे देवर। वैसे मैंने तुम्हारी आइसक्रीम खराब कर दी। चलो तुम्हारे लिए दूसरी आइसक्रीम लेते हैं। ओके, क्रिश ने भी हाँ कहा और दोनों एक साथ वहां से चले गए। शॉपिंग काफी लंबी चली। देर शाम तक सभी लोग मॉल से बाहर आए। एक तरफ शिव की फैमिली रवाना हुई तो वही दूसरी कृतिका की फैमिली। आनंद माहिरा को लेकर दूसरी गाड़ी से निकल गया। वही दूसरी तरफ सिद्धि ने फोन चार्ज में लगाया और अपने बालों को समेटकर जूड़ा बनाया। वो कमरे की खिड़की के पास चली आई, तभी उसकी जर माहिरा पर पड़ी तो अभी अभी घर के मेन डोर से दाखिल हुई थी। सिद्धि ने खुद से कहा, माहिरा कहाँ से आ रही हैं, वो भी इस वक्त? सिद्धि कमरे से बाहर चली आई। माहिरा ने बैग सोफे पर रखा और सोमनाथ जी के पास चली आई। गुड मॉर्निंग पापा, दी घर पर है? हाँ हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले ही सिद्धि आई हैं। सोमनाथ जी के ये कहते ही माहिरा सिद्धि के पास चली गई। दी फोन कहाँ है आपका? आपको पता होना कितने ही कॉल्स किए हमने। मिस्टर देव आनंद आए थे आपको लेने। आज कृतिका दी की शादी शॉपिंग करनी थी, वो मुझे अपने साथ ले गए। पता है दी भी आपसे नाराज बैठी हैं, ऊपर से आपका फोन क्यों नहीं लग रहा? बस भी करो, एक साथ इतने सवालों का अंबार खड़ा कर दिया। पापा की मेडिसिन लेने गई थी। रेयर मेडिसिन थी, डॉक्टर से खास रिक्वेस्ट करके मंगवाई थी।
बस उसी के इंतजार में मुझे घंटों बैठना पड़ा। फोन पर्स में साइलेंट पड़ा था। वहां से निकलते वक्त देखा तो पता चला बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई। ओके फाइन, मैं बस सबकी तरफ से आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। आपके न होने की वजह से सब आपसे वाकई में नाराज हुए। वो सब छोड़े, आपको कुछ दिखाना है। माहिरा ने सोफे से बैग उठामा और सिद्धि को अपनी ड्रेस दिखाई। देखिए इसका डिज़ाइन कितना प्यार है। बताइए कैसी लगी आपको। माहिरा, ये ब्रांडेड हैं। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? इसका प्राइस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सिद्धि की इस बात पर माहिरा बोली, तो मैं कौन सा चुरा कर लाई हूँ? मुझे ये ड्रेस मिस्टर देवानंद ने दिया। माहिरा, कितनी बार तुम्हें समझाया है किसी से कुछ लेने से पहले 100 बार सोचो। बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। सिद्धि की ये कहने पर माहिरा बुरी तरह चिढ़ गई। अब तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे ये सारी गलतियां मेरी हैं। कितनी बार कहूँ, मैं अपनी मर्जी से लेकर नहीं आई। ये बोल माहिरा बैग लेकर ऊपर चली गई। सिद्धि परेशान अवस्था में वही सीढ़ियों के पास खड़ी थी। तुम्हें कैसे समझाऊं माहिरा, सिर्फ एक हाथ से लेने की ताकत नहीं, दूसरे हाथ से देने की ताकत भी रखनी चाहिए। हमारा सामर्थ्य इतना नहीं। दुनिया के ताने कई बार तो जीने भी नहीं देते, इसलिए तुम्हें समझाती हूँ, जो भी करो सोच समझ कर करो। रात का वक्त, कृतिका का कमरा। कृतिका इस वक्त खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। दिन भर हुई बातों के बारे में सोच रही थी। शिव की हरकतें, उसका पास आना सब एक अलग एहसास दे रहा था। इन सब से कृतिका बेचैन हो चुकी थी। उसने चेहरे पर हाथ रख एक गहरी सांस अंदर भींचा। वो जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं हैं। मुझे तो अब डर सा लगने लगा है। कृतिका के फोन की बेल बजी तो वो बेड के पास चली आई। फोन उठाकर देखा नंदिता का कॉल थी। कृतिका ने खुद से पूछा, ये इतनी रात गए मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? कृतिका ने कॉल रिसीव कर कान से लगा लिया। हेलो हेलो कृतिका, मैं शिव की मॉम बोल रही हूँ। जी आंटी, मैंने पहचान लिया। कृतिका ने आहिस्ते से कहा। बेटा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था, तुम्हारा एक बैग हमारे सामान के साथ चला आया। तुम परेशान हो रही होगी इसलिए सोचा तुम्हें बता दूँ। मैं सुबह ड्राइवर के हाथों भिजवा दूंगी। नंदिता की बात पूरी हुई तो कृतिका बोली, जैसा आप ठीक समझे आंटी। इतना कहकर कृतिका ने फ़ोन काट दिया। 2 दिन बाद, सिद्धि का घर। सिद्धि आईने के सामने खड़ी अपनी सूट की डोरी बांध रही थी। उसने आईने से माहिरा नजर आई, जो मुस्कुराती हुई सिद्धि को देख रही थी। सिद्धि बिना उसकी ओर देखे बोली, किस बात पर मुस्कुरा रही है? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? दी, चेहरे पर कुछ नहीं लगा, लेकिन बहुत जल्दी आपके हाथों पर लगने वाला है। माहिरा की ये कहते ही कृतिका पीछे की मुड़ी। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरी एकलौती बड़ी बहन है। आजकल उसी के ख्वाब आते हैं मुझे। जब वो दुल्हन बनेगी तब वो कैसी लगेगी। कौन सी बातें लेकर सुबह सुबह बैठ गई। और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, हटो मेरे रास्ते से। सिद्धि ये बोल आगे बढ़ गई। अरे लेकिन मेरी बात तो पूरी सुने। माहिरा ने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन सिद्धि नहीं रुकी। सिद्धि सोमनाथ जी के कमरे में पहुंची। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बड़ी जल्दी तैयार हो गई, कहीं जा रही हो? वो पापा, कृतिका का कॉल आ रहा था। उसने कहा जल्दी आने को। 4 दिन रह गए हैं, शादी में बहुत सारा काम रहता है। सोमनाथ जी सिद्धि का हाथ पकड़ उसे बैठने को कहा। बेटा, तो मुझे एक जरूरी बात करनी थी। बताइए ना पापा। सिद्धि, बेटा मुझे तुम्हारी शादी की बात करनी थी। सोमनाथ जी ने जैसे ही ये बात कही, सिद्धि ने कहा, लेकिन पापा मैंने कहा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। सिद्धि, बेटा कुछ काम बेहद जरूरी होते हैं। आंखें बंद कर उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढूं। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, उसी का बेटा है अजीत। फौज में है, कैप्टन रैंक है। उसने तस्वीर भिजवाई है। अगले महीने छुट्टियों पर घर वापस आ रहा है। आमने सामने बातें भी हो जाएगी। बेटा तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। अजीत तुम्हें पसंद आएगा तभी मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं आशा करता हूँ मेरी बेटी मुझे निराश नहीं करेगी और मेरी बातों को समझेगी। सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठते हुए बोली, मैं चलती हूँ पापा, मुझे देर हो रही है।
सीधा उनके कमरे से बाहर निकली तो माहिरा उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैंने कितना कहा आपसे, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती। मैंने तस्वीर देख ली, आप में देखकर बताएगा तस्वीर कैसी लगी। सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथ से लिफाफा लेकर अपने बैग में रख लिया। सुबह का वक्त, शिव का कमरा। एक तरफ सोफे पर तेजस बैठा था तो वहीं बेड पर दक्ष। शिव बालकनी में टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। तेजस काफी देर से दक्ष को नोटिस कर रहा था। न जाने वो फोन में किसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तेजस ने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों, मुझे क्या होना है? दक्ष ने कहा। तो फिर किससे देखकर इतना मुस्कुरा रहे हैं? दक्ष ने फोन बंद कर बेड पर रखा और तेजस्सु बोली, मुस्कुराने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, जब दिल करे मुस्कुरा लेना चाहिए। अच्छा सुनो ना, मैं क्या सोच रहा था, 4 दिन बाद तुम्हारा अकड़ू भाई कुंवारा नहीं रहेगा, क्यों न बैचलर पार्टी एंजॉय करे? बैचलर पार्टी आइडिया बुरा नहीं है, कल रात की अरेंजमेंट कर लेता हूँ, लेकिन बाकी सबको इनवाइट कौन करेगा? तेजस ने कहा। वो सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, बस शिव को एक बात नहीं बताओगे? मैं पार्टी में कृतिका को भी इनवाइट कर रहा हूँ। पर ब्रो, हमारी बैचलर पार्टी में भाभी क्या करेगी? तेजस कह ही रहा था तभी शिव कमरे में लौटा। किस बात पर सीरियस डिस्कशन हो रहा है? और कौन सी बात होगी, तुम्हारी बैचलर पार्टी के बारे में सोच रहे हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तेजस को चुप रहने का इशारा किया। शिव बेड पर बैठते हुए बोला, दैट्स ग्रेट आइडिया, काफी दिनों से मूड स्पॉइल हो रहा है। डोंट वरी यार, तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। क्यों तेजस? दक्ष ने तेजस की ओर देखकर पूछा। तेजस उन्हें घूरते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, आपकी मेहरबानी रही तो सब अच्छा होगा। इधर दूसरी तरफ कृतिका और सिद्धि गार्डन में बैठे थे। कृतिका ने उसे ढेर सारी बातें बताई, लेकिन सिद्धि का ध्यान शायद उसकी बातों पर नहीं था। कृतिका ने कहा, ये वाला डिजाइन बताओ कैसा रहेगा? सिद्धि अभी भी गुमसुम सी बैठी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो कृतिका उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कौन सी दुनिया में गुम हो? कहीं नहीं, तुम कुछ कह रही थी। सिद्धि, तुम कोई बात छुपा रही हो। देखो, तुम जब भी परेशान होती हो तुम्हारा चेहरा सब कह देता है। नहीं कृतिका, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है? कृतिका के जोर देने पर सिद्धि को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, वो भी चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। कृतिका की भौहें सिकुड़ गई। रिश्ता देखा है? कौन है वो लड़का? सिद्धि ने अपने पर्स में से वो लिफाफा निकाला और कृतिका की तरफ बढ़ा दिया। कृतिका काफी बेचैन हो रही थी। उसने तस्वीर निकालकर देखी। देखने में लड़का बहुत अच्छा था, ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे काटा जा सके। उसने सिद्धि से पूछा, तुमने तस्वीर देखी? सिद्धि ने नमे गर्दन हिला दिया। पापा के दोस्त का बेटा हूँ अजीत, फौज में है। तुमने क्या जवाब दिया अपने पापा को? कृतिका के इस सवाल पर सिद्धि बोली, अभी तो कुछ भी नहीं कहा, वो अगले महीने छुट्टियों पर आ रहे हैं मुझे देखने। कृतिका को ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सिद्धि से कहा, यार इनकार कर दो, क्या जरूरत है इतना दूर जाने की? तुम तो कहती हो ना हमेशा अपने पापा के पास रहना चाहती हैं। ऐसे की तलाश करो न जो यही आसपास हो, ताकि तुम जब चाहे अपने पापा सुनो तो मिल सको। सिद्धि मुस्कुराकर बोली, तो क्या मैं घर घर जाकर पूछूं क्या आपका बेटा कुंवारा है? पूछने की जरूरत क्या है? आंखों के सामने होगा तब भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। सिद्धि कृतिका का सवाल का कोई जवाब देती उससे पहले किसी ने उसे बुला लिया। सिद्धि बोली, मैं अंदर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। सिद्धि वहां से चली गई। कृतिका अपने आप से बोली, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी चली आती हैं। कृतिका की नज़र आनंद पर गई जो वेडिंग प्लानर से बात कर रहा था। कृतिका उसके पास चली आई। उसने आनंद की तरफ एक तस्वीर बढ़ाई तो वो बात करते करते रुक गया। उसने कृतिका के हाथ से तस्वीर लेकर पूछा, ये किसकी तस्वीर है? फौजी है, सिद्धि की बात चल रही है इससे। ये सुनते ही आनंद को आया झटका सा लगा। उसकी आंखें फैल गई। मजाक कर रही है? मैं क्या मजाक करूंगी, तुम खुद मजाक कर रहे हो अपने साथ। मुझे तो डाउट होने लगा है।
तुम सचमुच सिद्धि से प्यार करते भी हो या नहीं, यूं ही दिल में छुपाकर रखना। ये आएगा और डोली में बिठाकर उसे ले जाएगा। कृतिका शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा, आनंद ने गुस्से से कहा। कृतिका उसे समझाते हुए बोली, भाई मेरे, मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं भी सिद्धि को अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें एफर्ट्स तो करने होंगे ना। अगले महीने ये लड़का उसे देखने आ रहा है। सिद्धि के पापा ने हाँ कह दिया तो सिद्धि इनकार नहीं कर पाएगी। तुम खुद ही समझदार हो, सोच लो। अपनी बात पूरी कर कृतिका वहां से चली गई। आनंद का सिर अब दर्द से फटने लगा था। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सिद्धि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। नर्मदा जी ने सिद्धि को अपने साथ कमरे में बिठा रखा था। वो उनकी मदद कर रही थी। नर्मदा जी सिद्धि से बोली, बेटा जरा ये वाली साड़ियाँ देखना। आंटी ये तो बहुत प्यारी हैं। उद्धरण डॉट। हाँ लेकिन डिज़ाइन थोड़े पुराने हैं। मैंने इन्हें एक बार भी नहीं पहना। आज दिल कर रहा है इनमें से कोई पहनूं। बताओ कौन सा वाला कलर पहनूं। आंटी वो रेड वाला आप पर बहुत प्यारा लगेगा। इसके आंचल का डिज़ाइन देखिए। आप तो सीधा आंचल भी डालेंगी न तो बहुत खूबसूरत लगेगा। सिद्धि की बातें सुन नर्मदा जी मुस्कुरा दी। लावण्या कमरे के अंदर आते हुए बोली, भाभी वो मैं कह रही थी कि लिस्ट में लिखा सारा सामान आ चुका है। एक बार आप देख लीजिए। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ, नर्मदा जी ने कहा। लावण्या चुपचाप वहां से चली गई। शाम का वक्त, टिफिन टॉप। शिव इस वक्त यहाँ अकेला बैठा था। टेबल पर लैपटॉप रखा था। काफी देर हो गई। इवाश के ये कहने पर रिजवान बोला, सर किसी का इंतजार तो नहीं कर रहे? नो वे, अगर कोई आने वाला होता तो मुझे जरूर पता होता, इवांश ने जवाब दिया। इधर शिव घड़ी में वक्त देखते हुए खुद से बोला, मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। 7 दिन पूरे हो गए लेकिन अब तक मुझे मेरी फाइल नहीं मिली। चीफ घर से आपके लिए फोन है, इवांश ने कहा तो शिव पीछे की ओर पलटा। वो उसके हाथ से फोन लेकर बोला, किसका है? आपके डैड का। शिव ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से अमरजी नेता कहा हो शिव। उद्धरण डॉट। घर के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है जल्दी आओ, दादी तुम्हें खोज रही हैं। अपनी बात पूरी कर अमर जी ने फोन काट दिया। शिव घर के लिए रवाना हो गया। सिद्धि घर के लिए निकल रही थी तभी पीछे से आनंद ने टोका, कहाँ जा रही हो सिद्धि? घर के लिए निकल रही थी। कुछ काम था क्या? नहीं काम नहीं था, कुछ बात करनी थी। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, आनंद ने कहा तो सिद्धि इनकार करते हुए बोली, मैं तकलीफ न करे, मैं खुद चली जाऊंगी। आप बताइए क्या बात करनी है आपको? आनंद जैसे ही कुछ कहने लगे सर्वेंट उसके पास आकर बोला, सर आपको छोटी मालकिन बुला रही है। आनंद और सिद्धि एक दूसरे को देख रहे थे। आनंद कुछ बोल नहीं पाया। वो अंदर चला गया। सिद्धि भी घर के लिए निकल गई। कृतिका अपनी ड्रेस को देख रही थी जो उसे कल हल्दी की रस्म में पहननी थी। नर्मदा जी ने उसे ट्राई करने के लिए कहा था। कृतिका खुद से बोली, कितना भारी है, ऊपर से बाकी ड्रेस इससे भी ज्यादा भारी। कृतिका चेंजिंग रूम की तरफ बने लगी तभी उसके फोन की रिंग बजी। कृतिका ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से दक्ष ने कहा, कैसी हो सिद्धि? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृतिका मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तुम बैचलर्स पार्टी समझ लो। आई कि तुम भी आओ, प्लीज़ इनकार मत करना। कृतिका थोड़ी हैरान हुई। मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? मेरा मतलब है कि घर में इतनी रस्में हो रही हैं कि मेरा बाहर जाना मना है। मैं कैसे आ पाऊंगी? तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। बस 2-4 घंटे की बात है। मैंने तुम्हारे भाई से बात की है। उसने कहा है वो सब कुछ संभाल लेगा। तुम्हें भी टेंशन होने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारा हम वेट करेंगे। अपनी बात पूरी कर दक्ष ने फोन काट दिया। कृतिका ने आईने में खुद को देखा। अब ये क्या नई मुसीबत है? माँ पापा कभी नहीं जाने देंगे। इधर आनंद अपने कमरे की बालकनी में अकेले खड़ा था। हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। जो खबर कृतिका ने सुनाई उससे वो काफी परेशान हुआ था। मैं कैसे उसे किसी और से शादी करने दे सकता हूँ? आज से नभी बचपन से, जब से होश संभाला सिर्फ उससे प्यार किया। उसके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा।
मैं उसे कैसे खुद से दूर जाने दे सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिद्धि को बताकर रहूंगा मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। नहीं जी सकता मैं उसके बिना। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? अगर उसने मुझे इनकार किया तो मैं क्या करूँगा? आनंद के मन में इस वक्त ढेरों सवाल थे, जो उसे रह रहकर परेशान कर रहे थे। इन सब से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सुबह का वक्त, शिव का बंगलो। आज हल्दी की रस्म थी इसलिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। ज्योति मंदाकिनी जी के कमरे में पहुंची। माँ जल्दी करे नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? शिव को कहो जल्दी तैयार होने को। जब तक उसकी झूठी हल्दी नहीं पहुंचेगी दुल्हन इंतजार करती रहेगी। मंदाकिनी जी ने कहा तो ज्योति बोली आप नीचे चले मैं उसे देखकर आती हूँ। ज्योति शिव के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामने से उसे तेजस आता हुआ नजर आया। ज्योति उसे रोककर बोली तेजस शिव कहाँ है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैं तो अभी अपने कमरे से आ रहा हूँ। उनके पास तो गया ही नहीं। तो फिर जाओ देखो उसे और कहो जल्दी तैयार होकर नीचे आए। सब इंतजार कर रहे हैं। तेजस ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया व ज्योति वहां से चली गई। तेजस शिव के रूम में पहुंचा। बेड पर उसका कुर्ता रखा हुआ था और वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बिग ब्रो, तेजस ने दूसरे रूम का दरवाजा नोक किया। कोई जवाब नहीं मिला। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी सामने वाले दरवाजे से शिव को अंदर आते देखा। तेजस को देखते ही शिव ने सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही को बुलाने आया था। नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। तुम जाओ मैं 10 मिनट में नीचे आ रहा हूँ, शिव ने कहा। तेजस ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। इस वक्त नीचे गार्डन में रस्म की तैयारियां चल रही थी। डेकोरेशन काफी खूबसूरत तरीके से किया गया था। कृष ने दक्ष के हाथ में अपना फोन थमाया। ब्रो अपना मेरी पिक्चर क्लिक कीजिए। दूर वाला पोज न अच्छा नहीं आ रहा। अरे लेकिन मैं फोटोग्राफर थोड़ी न हूँ। तो क्या हुआ मेरे लिए बन जाए। कृष ने स्माइल पास की और जाकर दूर खड़ा हो गया। दक्ष को फोन वाइब्रेंट हुआ तो वो रुक गया। कॉल महेश जी का था इसलिए कृष को रोककर दक्ष ने फोन रिसीव किया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? फैंटेस्टिक डैड, शिव के डैड आपके बारे में बहुत पूछते हैं। आप कब आएंगे? दक्ष के पूछने पर महेश जी ने कहा आई नो बेटा लेकिन मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही। डॉक्टर ने ट्रैवल करने से बिल्कुल मना किया है। ये बात सुन दक्ष हैरान हुआ। क्या मतलब आपकी तबीयत खराब है? एनीथिंग सीरियस डैड? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रिलैक्स मैं ठीक हूँ, बस बीपी बढ़ गया था। तुम मेरी फिक्र मत करो और शादी एंजॉय करो। अच्छा मैं अब रखता हूँ तुम मेरे लिए फिक्रमंद मत होना। फोन कट चुका था लेकिन दक्ष इन सब बातों से काफी परेशान हुआ। उसने कृष का फोन वापस करते हुए कहा तुम किसी और से पिक्चर्स क्लिक करवाओ मुझे कुछ काम है। दक्ष किसी को कॉल लगाता हुआ दूर निकल गया। जैसे ही सामने वाले शख्स ने फोन रिसीव किया दक्ष ने सुनाना शुरू कर दिया। करती क्या रहती हो आजकल? काम कर ध्यान है या नहीं? ऑफिस में क्या हो रहा है या नहीं? तुमसे डिटेल मांगी थी ना? मेरे डैड की तबीयत खराब है तुमने मुझे बारे में कुछ भी नहीं बताया। दक्ष की तेज आवाज सुन शिखा अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। सर लेकिन मुझे भी इस बारे में अभी अभी पता चला। मैं सच में नहीं जानती थी बड़े सर की तबीयत खराब है। शट अप, आई डोंट नो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी खबर तो मैं वहां आकर लूंगा। इडियट, इतना कहकर दक्ष ने फोन काट दिया। शिखा ये सब सुन काफी डर गई। खुद को संभालने के लिए वो चेयर थामकर वहीं बैठ गई। जैनी अभी अभी उसके कैबिन में दाखिल हुई थी। शिखा को ऐसे रोते देख जैनी उसके पास चली आई। क्या हुआ शिखा, तुम रो क्यों रही हो? मेरी जॉब चली जाएगी। आई एम श्योर दक्ष सर मुझे फायर कर देंगे। यहाँ से निकाली गई तो और कोई बड़ी कंपनी मुझे जॉब नहीं देंगी। रिलैक्स शिखा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे सर तुम्हें जॉब से निकाल देंगे? कुछ तो बात हुई होगी ना? ऐसी कौन सी बात हुई है बताओ मुझे। जेनी के पूछने पर शिखा ने अपने आंसू पोंछे। शिखा आगे बोली दक्ष सर ने कहा था मेरी गैर हाजिरी में मुझे ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन देना।
वो इस बात से नाराज हुए कि मैंने उन्हें बड़े सर की खराब हेल्थ के बारे में नहीं बताया। मैं क्या बताती उन्हें, मुझे तो अभी ऑफिस के लोगों से ये बात पता चली है। रिलैक्स हो जाओ, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम बड़े सर की पीए हो देखा सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए। उनके पास अपना पर्सनल पीए है जो घर पर भी उनकी देखभाल करता है। दक्ष सर को उससे बात करनी चाहिए। इन सब मामलों में तुम्हें डांटना। मुझे बात कुछ समझ नहीं आई। जेनी उसे समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन शिखा का रोना कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शिव रेडी होकर नीचे आया तो नंदिता उसे अपने साथ गार्डन में ले आई। परिवार के लोगों के साथ कुछ मेहमान भी शामिल हुए थे। चलो भाई अब दूल्हा भी आ गया, शुरू करे हल्दी की रस्म। वहां बेचारी दुल्हन इंतजार में बैठी होगी। सब हंसी मजाक कर रहे थे। मंदाकिनी जी घर में सबसे बड़ी थी इसलिए सबसे पहले उन्होंने शिव को हल्दी लगाई। कृष तेजस से बोला बिग ब्रो को इतनी सारी हल्दी लगाई जा रही हैं, इससे क्या होगा? इट्स काइंड ऑफ नेचुरल क्रीम, बिग ब्रो का निखार बढ़ जाएगा। तेजस का जवाब सुन कृष तुरंत बोला इसका मतलब बिग ब्रो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट। कृष नंदिता के पास पहुंचकर बोला बड़ी मॉम मुझे भी हल्दी लगाइए। तुम्हें? नहीं बेटा, ये हल्दी तो शिव के लिए है। जब तुम्हारी शादी होगी न तब तुम्हें हल्दी लगाएंगे। ज्योति खामखा सब शिव के पीछे पड़े थे। हमें सबसे पहले कृष की शादी करनी चाहिए थी। नंदिता की बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। दादी आप लोगों का हो गया हो तो मैं अब जा सकता हूँ? शिव के पूछने पर मंदाकिनी जी बोली हाँ बेटा अब तुम जाकर नहा लो। शिव उठकर वहां से चला गया। ज्योति ने पूछा माँ अब इस हल्दी का क्या करूँ? इसे नंदिता को दे दो। नंदिता तुम कृतिका के घर चली जाओ, वहां भी सब इंतजार कर रहे होंगे। मंदाकिनी जी अपनी बात पूरी कर वहां से चली गई। सुबह का वक्त, आनंद का कमरा। कृतिका ने दरवाजा नोक किया। आनंद ने चेहरा घुमाया तो नंदिता अंदर चली आई। क्या सोचा तुमने? किस बारे में? आनंद की बात पर कृतिका फीका मुस्कुराई बड़ी अजीब बात है, यहाँ गांव लुटने को है और तुम पूछ रहे हो क्या क्या बचाओ। अब किस चीज का इंतजार है, क्यों नहीं बताते सिद्धि को अपनी दिल की बात? अगर इतना ही डर लगता है प्यार क्यों किया? कृतिका तुम मेरी कंडीशन नहीं समझ सकती, क्यों तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? मैं एक ऐसी लड़की को चाहता हूँ जिसके और मेरे बीच क्लास डिफरेंस हैं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो देती हैं। उसे बताने आई कोशिश करता हूँ लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता हूँ कि कहीं वो इनकार न कर दे। मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आनंद की पलकें नम होने लगी थी, हालांकि उसने खुद को संभाल लिया। कृतिका उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। जानता हूँ तुम्हारी बातों को वो इनकार नहीं करती लेकिन उसकी नज़रों में मैं बहुत कमज़ोर साबित हो जाऊंगा। वो एतबार कैसे करेगी मुझ पर? तुम कुछ नहीं कहोगी उससे, तुम्हें मेरी कसम है। अपनी मोहब्बत का इजहार है खुद ही करना चाहता हूँ। कृतिका चुप रही, ऐसी कंडीशन में वो उसे और कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। कृतिका ने ठहर कर कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शिव और उनक दोस्तों ने बैचलर पार्टी अरेंज की है। पहले मैंने भी सोचा इनकार कर दूं लेकिन फिर रुक गया। कृतिका मेरा एक प्लान है, अगर तुम साथ दो। आनंद किस प्लेन की बात कर रहे हो तुम? पार्टी में हम दोनों के साथ सिद्धि भी चलेगी। आनंद ने कहा तो कृतिका बोली ऑफकोर्स वो मेरे साथ जाएगी। मैं उसके बिना अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। उद्धरण डॉट अगर वो इनकार करे तब भी तुम उसे साथ लेकर जाओगी। मैं आज रात उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। उसे घर ड्रॉप मैं करूंगा और ये कहूंगा कि तुम्हारे मंगेतर ने कहा है वो तुम्हें ड्रॉप करने जा रहा है। ऐसे में हम दोनों को साथ रुकने का अच्छा वक्त मिलेगा। कृतिका मुस्कुरा दी। आइडिया बुरा नहीं है, बट उसे मना लेना क्योंकि मैं जानती हूँ उसे अगर पता चला कि मैं झूठ बोलकर उसे वहाँ अकेला छोड़कर गई हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस मेरी इतनी मदद कर दोगी तो मेरा काम हो जाएगा। आनंद की रिक्वेस्ट कृतिका ने मान ली। नीचे सिद्धि हाथ में बड़ी सी थाल पके सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। थाल में गुलाब के फूल रखे थे। गार्डन एरिया में पर्दे लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इनसी सब कामों में व्यस्त थे। सामने एक कार आकर रुकी।
ड्राइवर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। नंदिता बाहर आई। उसके हाथ में हल्दी की कटोरी थी। उसने ड्राइवर से कहा, तुम यही इंतजार करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोल वो आगे बढ़ गई। सिद्धि का दुपट्टा गिरने लगा। हाथ में बड़ी सी थाल होने की वजह से वो उसे वापस कंधे पर नहीं चढ़ा पा रही थी। इन्हीं सबके बीच ऊपर से पर्दा गिरा, जिसके चलते उसने हड़बड़ाकर अपना रास्ता बदल लिया। नंदिता उसके बगल से ही होकर गुजर रही थी। सिद्ध के टकराने की वजह से उसकी थाल नीचे गिर गई। उसने मुड़कर देखा तो हैरत से आंखें फैल गई। नंदिता के हाथ से कटोरी नीचे गिर चुकी थी और हल्दी सिद्धि के कपड़ों पर। नंदिता की आंखों में सिद्धि के लिए इस वक्त बेहद गुस्सा था। आर यू ब्लाइंड? देखकर नहीं चल सकती? सारी हल्दी खराब कर दी। क्या बात है, यहाँ शोर किस चीज का है? लावण्या ये पूछते हुए नंदिता के का चली आई। देखा जब सिद्धि के कपड़ों को देखा तो तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया। सिद्धि ने तुरंत अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, लेकिन किसी ने कुछ कहने ही नहीं दिया। लावण्या बोली, एक काम तुमसे ठीक से नहीं किया जाता, जानती हो क्या किया है तुमने? एक बात मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ आपसे। आपने बिना सोच समझकर नौकरों को भर्ती किया हुआ है। न चलने का ढंग और न ही किसी और चीज का। दुल्हन के लिए लाई गई थी ये हल्दी, पूरी खराब कर दी इस लड़की ने। नंदिता के कहने पर लावण्या ने उसे डांट लगाई। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ कटोरी और जाओ वहां से। सिद्धि बुरी तरह कांप गई। वहां खड़ी होकर वो करती भी क्या? कटोरी लेकर भागती हुई वहां से चली गई। लावण्या नंदिता से बोली, माफ कर दीजिए, वो तो भाभी ने इन नौकरों को सबको सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो मैं 2 दिन में इन सबकी अक्ल ठिकाने कर दूं। आप प्लीज अंदर चलिए। लावण्या उसे अपने साथ अंदर ले आई। सिद्धि ने हल्दी की कटोरी टेबल पर रखा और भागती हुई दूसरी तरफ चली गई। नर्मदा जी की नज़र लावण्या पर गई तो वो मुस्कुराती हुई उनकी ओर बढ़ गई। अच्छा हुआ आप आ गई, हम सब आपकी राह देख रहे थे। जब तक दूल्हे की झूठी हल्दी नहीं आती दुल्हन की रस्म कैसे शुरू हो सकती थी? मैं तो हल्दी लेकर ही आई थी, लेकिन सब खराब हो गया। नंदिता का बिगड़ा हुआ मूड देख नर्मदा जी समझ नहीं पाई उनकी बातों का मतलब क्या है। लावण्या बोली, पूछेगी नहीं भाभी बाहर क्या हुआ है? सिद्धि ने सारी हल्दी गिरा दी। न वो इनसे टकराती और न ही ऐसा कुछ होता। हुआ न अपशगुन। इस बात से नर्मदा जी भी परेशान हो गई। लावण्या आगे बोली, थोड़ा डांट डपट कर रखने से सब लिमिट में रहते हैं, लेकिन आपने तो खुली छूट दे रखी है सबको। लावण्या शांत हो जाओ। सिद्धि ने जानबूझकर तो ऐबी नहीं किया होगा ना, और अनजाने में हुई गलती को अपशकुन का नाम मत दो। थोड़ी सी हल्दी मिल जाएगी न, उससे भी काम चल जाएगा। वहाँ देखो टेबल पर कटोरी रखी है, तुम उसे लेकर बाहर जाओ। लावण्या मुंह बनाकर वहां से चली गई। नर्मदा जी नंदिता से बोली, सिद्धि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बच्ची है, हो गई गलती। आप बड़ी हैं, आप अपना दिल बड़ा कीजिए। ये क्या, आप क्यों दूसरों की गलती की माफी मांगती हैं? चलिए भूलिए इन बातों को। वैसे रस्म कहाँ होनी है? बाहर गार्डन में चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। नर्मदा जी नंदिता को अपने साथ ले गई। सिद्धि दीवार की ओट में खड़ी आंसू बहा रही थी। हालांकि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। नंदिता और लावण्या दोनों की बातें चुभी थी। सीता किचन में पहुंची और उखड़े हुए लहजे में बोली, छोटी मालकिन को चैन नहीं है। आज के दिन भी 2-4 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती। कविता पलटते हुए बोली, क्या हुआ फिर से तुम्हें कोई बात सुनाई? अरे नहीं, मुझे सुनाती तो क्या ही फर्क पड़ता, मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। उन्होंने सिद्धि दीदी को बहुत बुरा भला सुनाया। वो दूल्हे की माँ आई थी हल्दी लेकर, सिद्धि दीदी टकराए और वो हल्दी की कटोरी गिरा गई। इस बात पर उन्होंने भी सुनाया और छोटी मालकिन ने भी। सीता ने जब पूरी बात बताई तो कविता हैरान हो गई। सिद्धि दीदी कहाँ है इस वक्त? वो तो बहुत दुखी हुई होगी। मैं जाकर देखती हूँ कहीं कृतिका दीदी के कमरे में तो नहीं है। ये बोल कविता वहां से चली गई। वो जब कृतिका के रूम में पहुंची तो देखा वो तैयार हो रही थी। कविता ने पूछा, सिद्धि दीदी यहाँ नहीं है? मैं भी तो उसे ढूंढ रही हूँ कविता, कहाँ है वो? कृतिका ने पूछा।
कविता नजरें झुकाए बोली, मुझे लगा शायद सिद्धि दीदी रोती हुई यहाँ आई होंगी। कृतिका उसके पास चली आई। सिद्धि रोती हुई क्यों आएगी? क्या हुआ है? वो कृतिका दी नीचे। कविता ने जो कुछ सुना वो सब कृतिका को बता दिया। ये क्या बात हुई? इतनी सी छोटी बात के लिए इतनी बातें सुना दी गई। मुझे तो समझ नहीं आता चाची क्यों ऐसा करती हैं। कविता तुम जाओ और सिद्धि को ढूंढ कर लाओ। वो सबके बीच नहीं होगी, कहीं अकेली होगी। नॉर्थ कोना में होगी, नहीं ते पीछे वाले बरामदे में देखना। कविता ने हमें सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी दरवाजे से सिद्धि को आते देखा। उसे देख कविता रुक गई। कृतिका भागती हुई उसके पास पहुंची। सिद्धि तुम ठीक तो हो ना? सिद्धि ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेरी। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अभी कविता में मुझे सब कुछ बताया जो भी नीचे हुआ। सिद्धि मैं सॉरी कहती हूँ चाची की तरफ से। उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। इनफैक्ट अभी मेरे साथ चलो, मैं उनसे सॉरी कहलाऊंगी। कृतिका उसका हाथ पकड़ ले जाने लगी लेकिन सिद्धि आगे नहीं बढ़ी। क्या कर रही हो कृतिका? इन सब की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी। मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसके बदले में तो ये बहुत छोटी सी डांट दी। मैंने किसी की बात का बुरा नहीं माना। इनफैक्ट मुझे बुरा इस बात का लग रहा है। मैंने किसी से सॉरी भी नहीं कहा। कृतिका उसकी नज़रों में झांकते हुए बोली, आजकल साफ झूठ बोलना सीख गई हूँ। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी दर्द होता, ये बात तुम भूल गई हो। सिद्धि प्यार से उसके गालों को छूकर बोली, मैं कुछ नहीं भूली। तुम सबका इतना प्यार मिलता है कि किसी दर्द का एहसास ही नहीं होता। उद्धरण डॉट। बस बस बहुत बातें बना ली तुमने। तुम्हारा पूरा सूट खराब हो गया है। तुम अभी कपड़े बदलो। कविता कबर्ड से एक अच्छी सी साड़ी निकालो। कृतिका कोई जरूरत नहीं है इन सब की, मैं ठीक हूँ। सिद्धि ने टोकते हुए कहा। क्या ठीक हो? इन कपड़ों में तुम बाहर जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बहुत मन है तुम्हें साड़ी में देखने का। कॉलेज फेस्ट के बाद से तुमने साड़ी पहनी ही नहीं। कविता साड़ी लेकर कृतिका के पास चली आई। कृतिका ने कहा, आज येलो कलर बहुत कूल लगोगी। सिद्धि ने फिर से नमे सिर हिलाया तो कृतिका ने उसे आंखें दिखा दी। सिद्धि आगे कुछ बोल नहीं पाई। सिद्धि साड़ी लेकर चेंज करने चली गई, वही कृतिका भी रेडी हो रही थी। कविता कृतिका के पास आकर बोली, थोड़ा जल्दी कीजिए कृतिका दी, नीचे सब आ चुके हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई आता ही होगा बुलाने के लिए। तो क्या हो गया? मेरी हल्दी है, सब थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये बोल कृतिका मुस्कुरा दी। सिद्धि जब चेंज कर बाहर तो कविता ने कृतिका को कंधे से हिलाया। उसने भी मुड़कर देखा। सिद्धि येलो कलर की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कृतिका फौरन उठकर उसके पास चली आई। मैं न कहती थी तुम पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, मानो तुम्हारे लिए ही बनी हो। ये क्या, अभी भी क्लचर से बांधा हुआ है? इसे खुला रखो, बहुत प्यारी लगोगी। कृतिका ने उसके बालों से क्लचा हटा दिया। कविता बोली, कृतिका दीदी आपको नहीं लगता सिद्धि दीदी पहले से काफी अलग लग रही हैं? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी सिद्धि का निखार और भी ज्यादा बढ़ गया। कृतिका ने उसका साथ देते हुए कहा। सिद्धि बोली, अब बस भी करो मेरी तारीफ करना। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला और नर्मदा जी अंदर आई। कृतिका, नीचे चलो बेटा, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। जी माँ, मैं तैयार हूँ, कृतिका ने कहा। नर्मदा जी सिद्धि को देखकर बोली, बेटा नीचे जो कुछ भी हुआ उसका बोझ दिल पर मत रखना। लावण्या ने बेवजह तुम्हें बहुत सी बातें सुनाई। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो बहरहाल तो मुझसे बड़ी हैं। आप लोगों को पूरा हक है मेरी गलतियों पर मुझे सिखाने का। अपने दिल पर कोई गिल्ट न रखें। नर्मदा जी ने प्यार से उसके गाल को छुआ। कृतिका को साथ लेकर वो सभी नीचे चले आए। गार्डन एरिया में रस्म की सारी तैयारियां की गई थी। नंदिता कृतिका को देख मुस्कुरा दी, लेकिन उसके साथ जब सिद्धि को देखा तो मुस्कुराहट अपने आप कम हो गई। वही लावण्या का भी कुछ यही हाल था। अंदर ही अंदर न जाने उसे कितनी ही बातें सुना रही थी। कृतिका को सबके बीच बिठाया गया। सिद्धि माहिरा के पास चली गई। तुम कब आई? बस कुछ देर पहले ही आई हूँ। पार्लर से सीधा मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया।
वैसे आप बताया, आपने तो सुबह सूट पहना था, फिर ये साड़ी कैसे? माहिरा के पूछने पर सिद्धि बोली, सूट पर कुछ गिर गया था इसलिए कृतिका की साड़ी पहनी है। रस्म की शुरुआत सबसे पहले दुल्हन की मां से हुई। कृतिका को हल्दी लगाते वक्त वो थोड़ी भावुक हो गई। चंद दिनों की ही तो बात थी, फिर उनकी गुड़िया उनसे दूर जाने वाली थी, उनकी आंचल की छाया से कोसों दूर। संगीत की धुन के साथ कई ढोलकी वाले वहां आ पहुंचे। सबकी निगाहें सामने जा पहुंची। उन ढोलकी वालों के बीच इस वक्त आनंद खड़ा था। माहिरा मुस्कुराए और भागती हुई उसके पास जा पहुंची। आनंद की नजरें सिद्धि पर टिकी थी, वही उसका साथ माहिरा दे रही थी। ये सब देख कृतिका मुस्कुरा दी। नंदिता ने कृतिका को हल्दी लगाई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कृतिका ने दूर से ही सिद्धि की तरफ इशारा किया, लेकिन उसने नमे गर्दन हिला दी। आनंद ने सिद्धि का हाथ पकड़ा, इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती उसे खींचकर सबके बीच ले आया। सिद्धि भागने लगी तो माहिरा ने रास्ता रोक दिया। एक तरफ माहिरा तो दूसरी तरफ आनंद खड़े थे। अब तो डांस करना मजबूरी हो गई थी। सिद्धि ने नजरें उठाकर कृतिका की ओर देखा। वो तो कृतिका की सास खड़ी थी, वरना वो उठकर सीटी बजाती। आनंद सिद्धि के इर्द गिर्द घूमते हुए खाने लगा। माहिरा ने आनंद का हाथ पकड़ा और उसे फिर से ढोलकी वालों के बीच ले आई। कभी माहिरा तो कभी सिद्धि लावण्या की नज़र में दोनों खटक रहे थे। गुस्से से उसने अपनों हाथ की मुठियां भींच ली। सिद्धि ज्यादा देर उन सबके बीच नहीं रुकी और साइड हट गई। माहिरा और आनंद अभी भी डांस कर रहे थे। माहिरा की आंखों में एक अलग ही चमक। वो आनंद के इर्द गिर्द घूमकर गाने की लाइनें दोहराने लगी। वही आनंद की नजरें उसके लफ्ज सिद्धि पर आकर रुक जाते। नर्मदा जी के बुलाने पर सिद्धि उनके पास चली आई। वैसे तो वो सबको देखकर हिचकिचाई, लेकिन नर्मदा जी ने जब उसे कृतिका को हल्दी लगाने को कहा तो लो इनकार नहीं कर पाए। उसके हाथों में हल्दी देख कृतिका भी मुस्कुरा दी। सबने मिलकर कलश का पानी कृतिका पर उड़ेला। अब कहीं जाकर हल्दी की रस्म पूरी की गई। नाच गाना खत्म हो चुका था और ढोलकी वाले वहां से जा रहे थे। माहिरा आनंद से बोली, वाह मिस्टर देवानंद, आपने प्रोग्राम कब बनाया और डांस कब सीखा? मुझे कौन सा डांस आता है, बस 2-4 स्टेप सीखे हैं। बहन की संगीत सेरेमनी पर तो कोई बहाना नहीं चलेगा ना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बोल माहिरा हंस पड़ी। सिद्धि और कविता कृतिका को वहां से ले गए। नंदिता नर्मदा जी से बोली, चलिए ये रस्म भी अच्छे से हो गई, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी चली जाएगी आप? ठीक से बात भी नहीं हो पाएगी। कुछ देर अंदर चलकर बैठिए ना, एक बार शादी निपट जाए फिर इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। अभी हम मेहमानों को देखेंगे या एक दूसरे पर ध्यान देंगे? घर से भी कितने कॉल्स आ चुके हैं, मुझे जाना होगा। नर्मदा जी ने और नहीं रोका। नंदिता भी वहां से चली गई। लावण्य अपने कमरे में पहुंची। उसने सोफे से कुशन उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मेरी इज्जत का किसी को ख्याल ही नहीं। भाभी तो ऐसे अपनापन दिखाती हैं जैसे वो लड़की उनकी सगी बेटी हो। मैं इन मिडिल क्लास लोगों के लक्षण अच्छे से जानती हूँ। ये लोग सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते हैं। अपने बेटे को इनसे दूर रखना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़कर फूंक दिया है, हमेशा उनकी हिमायत करता रहता है। आनंद बार बार घड़ी में वक्त देख रहा था। मेन गेट के ठीक बाहर न जाने किसका इंतजार कर रहा था। वहां खड़े गार्ड्स को भी उसने हटवा दिया था। एक बाइक सवार ने ठीक उसके आगे एक बाइक रोकी। उसने अपने सिर से हेलमेट नहीं उतारा। पॉकेट में हाथ डालकर एक पैकेट आनंद के हाथ पर रख दिया। आनंद ने पूछा, ये काम तो करेगा ना? उद्धरण डॉट। कोई शक नहीं है साहब। अगर यकीन न हो तो डॉक्टर से बात कर लेना। गलत हम करते नहीं। बस मुंह बंद रखो और एक बात गांठ बांध लो, न तुम मुझे जानते हो और न मैं तुम्हें जानता हूँ। हम दोनों कभी नहीं मिले। आनंद ने एक पैकेट उस आदमी को थमाया तो वो मुस्कुराकर बोली, फिकर नॉट सर, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वो बाइक सवार वहां से चला गया। आनंद ने तुरंत उस पैकेट को कुर्ते की जेब में डाला। नजरें इस बात की तफ्तीश कर रही थी कोई उसे देख तो नहीं रहा। सिद्धि इस वक्त कृतिका के कमरे में थी। वो कुछ देर पहले ही नहाकर कमरे में लौटी थी। खुद को आईने में देखते हुए उसने सिद्धि से कहा, यार सबने इतनी हल्दी लगा दी,
अब मुझे नहीं लगता ये पीला रंग महीने भर तक जाएगा। कृतिका, ये प्यार का रंग है। मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी न उतरे। सिद्धि की ये कहने पर कृतिका फीका मुस्कुराई। प्यार तुम्हारे साथ लगता है सिद्धि आज के जमाने में भी कोई प्यार करता है? सच बताओ तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं। जब तक चलता है इंसान इस कॉन्ट्रैक्ट से बंधा रहता है और जब लगता अब निभान से इम्पॉसिबल तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है। नहीं कृतिका, ये भूल है तुम्हारी। हमारे यहाँ शादी एक ऐसा बंधन है जिसे कॉन्ट्रैक्ट के तर्ज पर नहीं देखा जा सकता। 7 फेरे 7 जन्मों के लिए बांध कर रखती हैं। सिद्धि की इस बात पर कृतिका पलटते हुए बोली, फिर चाहे इस बंधन में हमारा दम ही क्यों न घुटने लगे। उद्धरण डॉट। दम तो उस बंधन में घुटता है जो बेमेल हो और जिसमें बड़ों का आशीर्वाद और प्यार शामिल हो, वो जन्मों तक निभाए जाते हैं।